Hi guys, this is Taruni Verma from VN Coaching Classes. सो गाइस, जैसा कि हम सबको मालूम है कि हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था और अब हमें अपने चैप्टर नंबर 6 का सेकंड पार्ट देखना है, जो कि हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है नई दिल्ली का निर्माण। 1803 में अंग्रेज़ों ने मराठों को हराकर दिल्ली पर नियंत्रण कर लिया, क्योंकि ब्रिटिश भारत की राजधानी कैलकाटा थी। ठीक है, इसलिए मुगल बादशाह को लाल किले के महल में रहने की छूट मिली हुई थी। आज हमारे सामने जो आधुनिक शहर दिखाई देता है ना, ये 1911 में तब बनना शुरू हुआ जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गई। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था ना कि दिल्ली, जो कि कई हजार वर्षों से राजधानी के रूप में, एक शाही शहर के रूप में जाना जाता था, कुछ टाइम के लिए उसकी वैल्यू भी धूमिल हो चुकी थी। बट उसने अपनी वैल्यू, किसने? नई दिल्ली ने अपनी वैल्यू वापस गेन की जब न्यू दिल्ली ब्रिटिश साम्राज्य का भी सेंटर पॉइंट बन गया। ठीक है, एक अतीत का ध्वंस। 1857 से पहले दिल्ली के हालात दूसरे औपनिवेशिक शहरों से काफ़ी अलग थे। मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में भारतीयों और अंग्रेज़ों की बस्तियां अलग अलग होती थी। भारतीय लोग काले इलाकों में और अंग्रेज लोग सुसज्जित गोरे इलाकों में रहते थे। ठीक है, दिल्ली में ऐसा नहीं था, खासतौर से 19वीं सदी के पूर्वार्ध में दिल्ली के अंग्रेज भी पुराना शहर के भीतर अमीर हिंदुस्तानियों के साथ रहते थे। वे भी उर्दू, फारसी, संस्कृति एवं शायरी का मज़ा लेते थे और स्थानीय त्योहारों में हिस्सेदारी भी करते थे। 1824 में दिल्ली कॉलेज की स्थापना हुई, जिसकी शुरुआत 18वीं सदी में मदरसे के रूप में हुई थी। इस संस्था ने विज्ञान और मानव शास्त्र के क्षेत्र में एक नए युग का सूत्रपात कर दिया। यहाँ मुख्य रूप से उर्दू भाषा में काम होता था। बहुत सारे लोग 1830 से 1857 की अवधि को दिल्ली का पुनर्जागरण काल बताते हैं। 1857 के बाद यहाँ सब कुछ बदल गया। उस साल हुए विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा है, को विद्रोह का नेतृत्व संभालने के लिए मजबूर कर दिया। बहादुर शाह जफर नहीं चाहते थे कि वो उसका नेतृत्व करे या फिर विद्रोह में वो शामिल हो, बट जो उनके फॉलोवर्स थे उन्होंने मजबूर किया कि भाई आप हमें लीड कीजिए, हमें नेता की ज़रूरत है। तो इससे मजबूर होकर बूढ़े बहादुर शाह जफर ने विद्रोह की कमान संभाली और 4 महीने तक दिल्ली विद्रोहियों के नियंत्रण में रही। जब अंग्रेजों ने शहर पे दोबारा नियंत्रण हासिल किया तो वे लोग हैं ना, उसमें बदले और लूटपाट की मुहिम पे निकल पड़े। प्रसिद्ध शायर गालिब, जो कि आजकल भी बहुत ज़्यादा चर्चे में ही रहते हैं, उदास मन से इन घटनाओं को देख रहे थे। 1857 में दिल्ली की तबाही को उन्होंने इन शब्दों में व्यक्त किया: जब गुस्साए शेर, कौन? अंग्रेज, शहर में दाखिल हुए तो उन्होंने बेसहारों को मारा, घर जला डाले, न जाने कितने औरतें, मर्द, आम और खास 3 दरवाजों से दिल्ली से भाग खड़े हुए। उन्होंने छोटे छोटे समुदाय तथा शहर के बाहर मकबरों में पनाह ली। इतनी बुरी हालत हो चुकी थी दिल्ली की। अगली बगावतों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को देश से निकाल दिया। और देश से निकालने के बाद क्या किया? अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा, जिसको अब म्यांमार भी बोलते हैं, वहाँ भेज दिया और उसका दरवाज़ा कर दिया गया बंद। कहीं महल गिरा दिए, बागों को बंद कर दिया, उनकी जगह अपने सैनिकों के लिए बैराकें बना दी। मतलब कि जहाँ पहले अच्छे अच्छे महल बने होते थे, अच्छे अच्छे बाग होते थे, वहाँ अंग्रेज़ों ने सारी चीज़ें उनको तबाह कर दी और अपने सैनिकों के रहने के लिए जगह बना दी, मतलब सैनिकों के लिए बैराकें बना दी।
अंग्रेज दिल्ली के मुगल अतीत को पूरी तरह भुलाना चाहते थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया, किले के इर्द गिर्द सारा इलाका साफ कर दिया। वहाँ के बाग, मैदान और मस्जिदें नष्ट कर दी गई। ध्यान रखना, अभी पहले वाली लाइन में क्या बताया गया था कि वो लोग मुगल अतीत को भुला देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ ब्रैकेट में भी दे रखा है कि मंदिरों को नहीं तोड़ा। अंग्रेज आसपास के इलाकों को सुरक्षित करना चाहते थे। खास तौर से मस्जिदों को या तो नष्ट कर दिया गया या फिर उन्हें अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। मिसाल के तौर पर जीनत अल मस्जिद को एक बेकरी में तब्दील कर दिया गया। जामा मस्जिद में 5 साल तक किसी को नमाज की इजाज़त नहीं मिली और शहर का 1/3 हिस्सा ढहा दिया गया। मैटर्स अ लॉट, 1/3 हिस्सा इतने बड़े शहर का ख़त्म कर दिया बिल्कुल। नहरों को पाट कर समतल कर दिया। क्यों, किस चीज़ के लिए? हमारे देश के, दिल्ली के मुगल अतीत को भुलाने के लिए इन लोगों ने नहरों को भी नहीं छोड़ा, नहरों को भी पाट दिया। रेलवे की स्थापना करने और शहर को 4 दीवारी के बाहर फैलाने के लिए 1870 के दशक में शाहजहानाबाद की पश्चिमी दीवारों को तोड़ दिया गया। अब अंग्रेज उत्तर की तरफ विकसित हुए, विशाल सिविल लाइन्स इलाके में रहने लगे। अब वे पुराने शहर में भारतीयों के साथ नहीं रहते थे और दिल्ली कॉलेज को एक स्कूल बना दिया गया और 1877 में उसे बंद भी कर दिया गया। मतलब अभी तक आप देख रहे हैं इसमें दिल्ली में कितनी बुरी तबाही मची थी 1857 की क्रांति के बाद, कि 1.5 से ज़्यादा पेज निकल चुका है और अभी हम ये ही पढ़ रहे हैं कि कितना कुछ हुआ था दिल्ली में। एक नई राजधानी की योजना। अंग्रेजों को दिल्ली के सांकेतिक महत्व का अच्छी तरह से पता था, लिहाजा 1857 की बगावत के बाद उन्होंने यहाँ बहुत सारे शानदार आयोजन किए। 1877 में वायसराय लिटन ने रानी विक्टोरिया को भारत की मल्लिका घोषित करने के लिए एक दरबार का आयोजन भी किया। वैसे तो ब्रिटिश भारत की राजधानी अभी भी कैलकाटा ही थी, लेकिन इस विशाल दरबार का आयोजन दिल्ली में किया गया। इसकी क्या वजह रही होगी? विद्रोह के दौरान अंग्रेजों ने ये तो समझ लिया था कि लोगों की नज़र में मुगल बादशाह का महत्व अभी भी बना हुआ है और वे उसे ही अपना मुखिया मानते हैं। लिहाजा ब्रिटिश सत्ता का मुगल बादशाह और 1857 के बागियों के मतलब 1857 के विद्रोहियों के मुख्य केंद्र में पूरी तड़क भड़क के साथ प्रदर्शन किया गया। 1911 में जब जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया तो इस मौके पर दिल्ली में एक और दरबार का आयोजन हुआ। कलकत्ता की बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का फैसला भी इसी दरबार में ऐलान किया गया। हमने पढ़ा है ना कि 1912 को दिल्ली को उसकी राजधानी होने का दर्जा वापस मिला था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से इम्पॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ से ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि 1911 में कौन से राजा या रानी के समय में ये डिक्लेयर किया गया था कि दिल्ली दोबारा से भारत की राजधानी होगी और कलकत्ता की बजाय दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने का फैसला भी इसी उसमें किया गया। ठीक है, मतलब कलकत्ता भी रहेगी ऐसा नहीं था, अब कलकत्ता की जगह दिल्ली हो जाएगी। तत्कालिक शहर के दक्षिण में रायसीना पहाड़ी इंपॉर्टेंट पर 10 वर्ग मील के इलाके में नई दिल्ली का निर्माण किया गया। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे मॉडर्न हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि दिल्ली इस टाइम में दोबारा अपना दर्जा हासिल कर चुकी थी राजधानी होने का। तो विद्रोह के बाद दिल्ली की क्या स्थिति हुई, कैसे उसको ध्वंस किया गया और कैसे उसको दोबारा बसाया गया। ठीक है, एडवर्ड लचियंस और हर्बर्ट बेकर नाम के 2 वास्तुकारों ने
नई दिल्ली और उसकी इमारतों का डिज़ाइन तैयार करने का जिम्मा सौंपा गया। यूपीएससी पर्सपेक्टिव से बहुत इम्पोर्टेंट नेम है ये, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और नई दिल्ली स्थित सरकारी परिसर में 2 मील का चौड़ा रास्ता वायसराय के महल, मतलब वर्तमान राष्ट्रपति भवन, इम्पोर्टेंट, वर्तमान राष्ट्रपति भवन तक जाने वाला किंग्स वर्तमान राजपथ और उसके दोनों तरफ सचिवालय की इमारतें बनाई गई। इन सरकारी इमारतों की बनावट में भारत के शाही इतिहास के अलग अलग दौर की झलक दिखाई देती थी। फिर भी इसका रूप मोटे तौर पर क्लासिकी यूनान, मतलब 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व का दिखाई देता था। उदाहरण के लिए वायसराय पैलेस का केंद्रीय गुंबद सांची में बने बौद्ध स्तूप की बनावट पर आधारित था। लाल भुरभुरे पत्थर और नक्काशीदार जालियों की प्रेरणा मुगल वास्तुशिल्प से ली गई थी, लेकिन नई इमारतों में ब्रिटिश प्रभुत्व की झलक भी जरूरी थी। इसलिए वास्तुकारों ने इस बात का ख्याल रखा कि वायसराय का महल शाहजहां की जामा मस्जिद से भी ऊंचा हो। बट ये काम कैसे किया जा सकता था? नई दिल्ली के निर्माण में लगभग 20 साल लगे। इरादा एक ऐसा शहर बनाने का था जो शाहजहानाबाद के मुकाबले बिल्कुल अलग हो। उसमें भीड़ भरे माहौल और संकरी गलियों के लिए कोई जगह ही नहीं थी। नई दिल्ली में चौड़ी सीधी सड़कों और विशाल परिसरों के बीच बड़ी बड़ी इमारतों की कल्पना की गई थी। पुरानी दिल्ली में अफरा तफरी दिखाई देती थी। नया शहर स्वच्छ और स्वस्थ दिखाई पड़ता था। अंग्रेजों को भीड़ भरे इलाके और गंदे और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बीमारियों के स्रोत दिखाई देते थे। ये तो ऑब्वियस है ही ना, जहाँ पे भीड़ भाड़ होगी, फालतू की आने जाने की जगह नहीं होगी, लोग गिरेंगे भी, चोट भी लगेगी, क्या पता कुछ लोग मरी भी जाए, या फिर गंदगी तो देखो होनी ही होनी है, ठीक है। इसलिए नई दिल्ली में बेहतर जल आपूर्ति, गंदगी के निकास और नालियों की पूरी व्यवस्था तैयार की गई। उसे ज़्यादा हरा भरा बनाया गया था, ठीक है। वहाँ पेड़ और बड़े बड़े पार्क बनाए गए ताकि लगातार ताज़ी हवा और ऑक्सीजन मिलती रहे। दिल्ली को राजधानी के रूप में चुनने के पीछे वायसराय हार्डिंग ने क्या वजह बताई थी? ये कि यह बदलाव भारत के लोगों की कल्पना के अनुरूप होगा और सभी लोग भारत में ब्रिटिश शासन को बनाए रखने के अदम्य संकल्प के रूप में इसकी सराहना करेंगे। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस आप उनका नेम देख लीजिएगा, ठीक है। और वास्तुकार हर्बर्ट बेकर की राय में नई राजधानी अच्छे शासन और एकजुटता का पाषाण प्रतीक होना चाहिए, जो ब्रिटिश शासन के तहत भारत के इतिहास में एक नई बात है। भारत में ब्रिटिश शासन केवल शासन और संस्कृति की परत भर नहीं है, यह एक पनपती हुई सभ्यता है। इसमें पूर्व और पश्चिम के श्रेष्ठ तत्वों का मिश्रण है। दिल्ली के वास्तुशिल्प में इस महान तथ्य की झलक मिलनी चाहिए। और ये कब पता चला? 2 अक्टूबर 1912 में, क्योंकि वास्तुकार हर्बर्ट बेकर और वायसराय हार्डिंग, इन दोनों को जिम्मेदारी दी गई थी दिल्ली को दोबारा बसाने के लिए और एक नए अच्छे ढंग से बसाने के लिए। सो गाइस, इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 6 का पार्ट 2 कंप्लीट होता है। और आई होप आपने अब तक इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कीजिएगा, ताकि हम आगे भी ऐसे ही मिलते रहे, ऐसे कंटिन्यूटी बनी रहे हमारी पढ़ाई की। सो टिल देन, गुड बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब करना मत भूलना।